हाँ तो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए विषय विज्ञान में हमने आरंभ किया है चैप्टर नंबर 1 से, और उपविषय रसायन विज्ञान है। इकाई 1 रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। बच्चों, इस इकाई की हम बात करते हैं क्योंकि जब विज्ञान हम पढ़ रहे हैं तो विज्ञान हमारा इकाइयों में बटा हुआ है कक्षा 10 का। तो कक्षा 10 में हम पहली जो इकाई पढ़ने वाले हैं वह इकाई है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। तो इस इकाई में हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले ये पता होना चाहिए। हम पहले पढ़ेंगे इस इकाई में 5 चैप्टर, और 5 में से कौन कौन से जरा देखेंगे। नंबर 1 पर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें, नंबर 2 पर है अम्ल, क्षार एवं लवण, और नंबर 3 पर है धातु एवं अधातुएं, और 4 पर आता है कार्बन एवं उसके यौगिक, और 5 नंबर पर आता है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। बच्चों, ये जो पांचों चैप्टर मिल कर के आपको देंगे 20 मार्क्स। मतलब ये इकाई आपकी 20 मार्क्स की है, इसलिए आपको ये इकाई बड़े ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, चलिए तो इस इकाई का हम पहला चैप्टर जोड़ लेते हैं, और चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें। अब इस चैप्टर की बात करें तो हेडिंग अनुसार हमें पता होना चाहिए रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरणों के संबंध में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए बात करें तो रासायनिक अभिक्रियाओं से पहले हमें एक वर्ड पता होना चाहिए, परिवर्तन। परिवर्तन होता है चेंज या चेंजिंग, बदलाव। जैसे लिखा हुआ भी है बदलना, बदलाव या परिवर्तित होना। तो आपने अपने आसपास पड़ोस में कुछ बदलाव देखे होंगे, कुछ बदलाव आपने देखे होंगे जो एक बार होने के बाद दोबारा अपने मूल अवस्था में लौट कर नहीं आते हैं, किंतु कुछ ऐसे होते हैं जो पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाते हैं। तो हम आज उन्हीं परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो परिवर्तन इस आधार पर हम 2 प्रकार के परिवर्तन बांट लेते हैं, और जो पहला परिवर्तन है वह है भौतिक परिवर्तन। पहला है भौतिक परिवर्तन, ये फिजिकल चेंज बोल देते हैं। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, जिसे केमिकल चेंज बोलते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में पदार्थ के कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कागज का काटना, कांच का टूटना, ये इस प्रकार के परिवर्तन हैं कि इसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, आकार, रंग, रूप तो बदलता है, किंतु इनके जो इंटरनल गुण हैं, आंतरिक गुण हैं, वो नहीं बदलते, जिन्हें रासायनिक गुण के नाम से जानते हैं। अगली बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। अगर हम इस लैंग्वेज को निगेटिव कर दें तो हमारा केमिकल चेंज बड़े आसानी से तैयार हो जाता है। देखिए, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान, रासायनिक संगठन को बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन, और द्रव्यमान को बोलते हैं मास, में परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ या यौगिक बन जाते हैं, इस प्रकार के परिवर्तन को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। वास्तव में इस परिवर्तन में प्राप्त हुए नए पदार्थ के जो गुण होते हैं वह मूल पदार्थ के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन होता है, और जो एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे जंग लगना, दूध से दही का जमना, विकृत गंधिता, एलपीजी, सीएनजी, कोयले आदि किसी प्रकार वस्तु का भी दहन, कोई सी भी वस्तु हो या कोई पदार्थ हो, दहन करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसके जो मूल गुण थे
वो परिवर्तित होकर के नए गुण बन जाएंगे और नया पदार्थ पुनः पुराने पदार्थ में परिवर्तित नहीं हो सकता। तो इस परिभाषा से हमें एक सीख मिलती है कि भौतिक परिवर्तन तो होता है आपका अस्थायी, अर्थात ये टेम्पररी है, और ये रासायनिक परिवर्तन होता स्थायी। इसमें जो पदार्थ बन गया वो पुनः भौतिक परिवर्तन द्वारा मूल पदार्थ में बदल नहीं सकता। इसे केवल रासायनिक विधि द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जबकि इसमें भौतिक परिवर्तन जो हो रहा है भौतिक विधियों से पुनः वस्तु पुनः पहली वाली प्राप्त की जा सकती है। चलिए बात करते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाओं की, केमिकल रिएक्शंस। तो जो हम ये परिवर्तन देखे हैं, पढ़े हैं, इन परिवर्तनों के आधार को ही मान करके जो घटना घटती हैं, इन घटनाओं पर आधारित हमारी है रासायनिक अभिक्रियाएँ। अब अभिक्रिया देखते हैं। वे क्रियाएँ जिनमें पदार्थों के संगठन, गुण तथा संरचना में परिवर्तन होता है वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। अर्थात हम इस बात को थोड़ा सा एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। भाई हमने एक पदार्थ लिया जिसका नाम है कार्बन, और हमने उसको वायु में जला दिया, मतलब ऑक्सीजन में। जलाने पर हमें क्या मिलता है, आप देखोगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है CO2। तो CO2 से गुणों की तुलना की जाए कार्बन और ऑक्सीजन की, तो प्राप्त जो CO2 है इसके गुण इन दोनों से सर्वथा भिन्न होंगे। भौतिक विधि द्वारा तो CO2 से कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं की जा सकती, किंतु रासायनिक विधि द्वारा हम पुनः कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब अगली बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में जो ये हमने अभी एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल के आधार पर हम एक बात बता देते हैं आपको। अभिक्रियाओं में जो पदार्थ भाग लेते हैं, ठीक, उन पदार्थ को बोलते हैं हम अभिकारक या अभिकर्मक, और जो रिजल्ट तैयार होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। इसे बोलते हैं रिएक्टेंट, इसे बोलते हैं रिजल्ट्स या प्रोडक्ट। ठीक, आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जिस प्रकार से कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बन गए, तो भाई ये ऐसा क्यों हुआ। वास्तव में प्रश्न आता है इससे जुड़ा हुआ कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं। भाई कोई सा भी पदार्थ, तो प्रत्येक पदार्थ जो है अपनी स्थायी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो अभिकारक पदार्थ होते हैं अपने पुराने बंधों को तोड़ देते हैं और नए बंध बना करके अपना पुनर्विन्यास करके नया उत्पाद अर्थात नया रिजल्ट बना देते हैं। इसी कारण अभिक्रियाएं होती हैं। इसकी बात करें हम सिंपल सी बात, तो जिन पदार्थों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन अभिकारी पदार्थ के लिए अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उपस्थित हैं, तो वह अपने दूसरे पदार्थों से क्रिया करके अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करते हैं और यौगिक बनाना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो देखिए, एक हमारे पास परिवर्तन ऐसा है जो हम एक थ्योरी के रूप में लिख बैठे हैं। देखिए, मैग्नीशियम के तार को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगर हम इस बात को लिखें तो ये बहुत लॉन्ग हो जाता है। अगर हम इसको शॉर्टकट में लिखें तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन या वायु और क्या बन रहा है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, मतलब इसने इससे क्रिया करी, रिजल्ट क्या आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो हम इस बात को जब हम शॉर्टकट में लिख देते हैं तो ये शॉर्टकट जो लिखा हुआ होगा ये तो अभिक्रिया है, ये तो अभिक्रिया है, किंतु अभिक्रिया शब्द ये एक थ्योरी के रूप में है।
और हम इसको शॉर्टकट में लिखना चाहेंगे तो अभिक्रिया का जो शॉर्टकट होता है वह होता है शब्द समीकरण। ये आपकी शब्द समीकरण बन जाती है। अगर हम इस शब्द समीकरण को अंग्रेजी में बोले तो वर्ड इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कहें कि अगर इस शब्द समीकरण को हम संकेत के रूप में लिख दें, अर्थात जो जो पदार्थ लिए गए हैं उनके जो रिजल्ट बनकर आए हैं उनको हम इनके रासायनिक संकेतों के रूप में लिख दें तो समीकरण बन जाती है आपकी एक स्केलेटन समीकरण, जो बोलते कंकाली समीकरण। तो ये आपकी कंकाली समीकरण हो जाएगी, इसे बोलते हैं स्केलेटन समीकरण इक्वेशन। तो मैग्नीशियम बोलते हैं हम Mg से, साइन इसका Mg है, वायु का है ऑक्सीजन O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है आपका MgO। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड किस प्रकार से बना है। MgO, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, दोनों में हम सरल अनुपात ले लेंगे तो 1-1 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब आपने देखा 9th के स्तर पर तो क्या होता है, ये वैलेंसी Mg की यहाँ पर आ जाएगी, O की यहाँ पर आ जाएगी, प्लस माइनस लिखते नहीं करते हैं तो आपका क्या बन गया सीधा है डायरेक्ट MgO। ठीक, तो ये आपका MgO बन गया। अब आपने किसी घटना को सब समीकरण में, घटना के बाद कंकाली समीकरण में, और उसके बाद आपको इसको संतुलित समीकरण भी बना सकते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसमें क्या करते हैं, जब हमारे पास समीकरण लिखी होती है कंकाली समीकरण, तो उस कंकाली समीकरण को हम दोनों पक्षों के अर्थात अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष के दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर करनी होती है। और तो हम क्या करेंगे, हमने देखा MgO2 एरो MgO, तो यहाँ पर O के 2 हैं, यहाँ पर O का सिंगल है। अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ O के 2 बराबर हो जाते हैं, किंतु यहाँ पर Mg के तो 2 हो जाते हैं उत्पाद पक्ष में, अभिकारक पक्ष में Mg का सिंगल है। अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, ये Mg पक्ष भी दोनों साइड से बराबर हो जाता है, ऑक्सीजन भी बराबर है। इस प्रकार से होगी संतुलित समीकरण, बैलेंस्ड। तो आपको अभिक्रियाओं से संबंधित 3 घटनाएं विशेषकर से याद रखनी है कि वह घटना को सब समीकरण के रूप में मालूम कर रहा है नहीं कर रहा है, कंकाली समीकरण के रूप में मालूम कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर उसने कहा है समीकरण को संतुलित भी कीजिए तो हम उसको संतुलित भी करते हैं। अब ये संतुलित करने वाली विधि हमारे पास बहुत सारी होती हैं, हम केवल यहाँ पर एक हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक, जिसे हम अनुमान विधि कह देते हैं, के द्वारा ही करते हैं। ओके, तो हमने किसी घटना से शब्द समीकरण बनाना सीखा, उससे कंकाली रासायनिक समीकरण बनाना सीखा, उसको समीकरणों को संतुलित करना सीखा। प्रश्न ये आता है कि हमें रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों करनी पड़ती है। भैया आपने एक नियम पढ़ा है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। तो द्रव्य को, इस नियम के अनुसार मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसके अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस नियम का जो पालन होता है ब्रह्मांड के प्रत्येक घटना में पालन होता है। अब जब ब्रह्मांड की प्रत्येक घटना की बात चल रही है तो रासायनिक अभिक्रिया भी इस ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। तो हम जो भी पदार्थ लेंगे उन पदार्थों की परमाणुओं की संख्या अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष के दोनों ओर बराबर होगी, तभी हम द्रव्यमान संरक्षण की पुष्टि कर सकते हैं। इसीलिए रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं। ठीक है, अब एक टॉपिक उसमें आता है रासायनिक समीकरण
को उचित प्रकार से लिखने की बात यदि मालूम कर ली जाए तो क्या करेंगे? तो रासायनिक समीकरण की एक त्रुटियां हैं कुछ, जैसे कोई बनने वाला पदार्थ पता नहीं किस रूप में बनेगा, गैस बनेगा, ठोस बनेगा, उसमें ऊष्मा लगेगी या ऊष्मा देनी पड़ेगी। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ता है और रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर हमें उनको याद भी करना पड़ता है। तो हम कुछ अभिक्रियाओं में इन त्रुटियों को ख़त्म करने के लिए एक उपाय सोचते हैं। जैसे कोई ठोस पदार्थ है तो उस सामने क्या लिख देते हैं? सॉलिड। और ठोस पदार्थ लिया गया है या बना है तो सॉलिड लिख देते हैं। अगर कहीं द्रव पदार्थ लिया गया है, ठीक, तो उसे लिक्विड लिख देते हैं। अगर कोई पदार्थ गैस के रूप में बना है तो उसे जी से शो कर देते हैं। और कहीं गैस निकल रही है, गैस निकल रही है, गैस का निष्कासन हो रहा है, तो हम एक एरो को शो कर देते हैं अपवर्ड। अगर कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में करते समय अवक्षेप के रूप में मिलता है, अर्थात हमारे परख नली के रूप में नीचे बैठ जाता है, तो उसको बोलते हैं अवक्षेप या अवक्षेपण। तो उसको हम पीपीटी या एक डाउनवर्ड एरो से शो कर देते हैं। और यदि हम इस प्रकार की घटनाओं को समीकरण में ठीक प्रकार से शो कर देते हैं तो वह समीकरण एक व्यवस्थित रूप में कहलाती है। एक टॉपिक इसमें और रह गया, देखिए जरा। अगर कोई पदार्थ जल में घुला हुआ हम ले रहे हैं, ठीक, तो वो बोलते जलीय अवस्था, हम एक्वस से शो करते हैं उसको शॉर्टकट में। तो ये साइन हम प्रयोग कर लेते हैं और उस समीकरण की उचित भौतिक अवस्थाओं के रूप में निरूपण कर देते हैं। ये प्रश्न आपका बोर्ड से जुड़ा हुआ भी है और आपको ये मालूम भी कर लिया जाता है कि समीकरण को संतुलित कीजिए और अंतिम रूप में इसको भौतिक रूप में भी प्रदर्शित कीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स, तो अभिक्रियाओं की बात करते हैं तो अभिक्रियाओं के प्रकार पर आ जाते हैं। वास्तव में अभिक्रियाएं हम पढ़ते हैं, नाभिक अभिक्रिया होती हैं, योगात्मक, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, अपचयन, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स, इस प्रकार की अभिक्रियाओं के आपने नाम सुने होंगे। किंतु हम बात करें तो हम नाभिक अभिक्रियाओं थोड़ी हम बताते हैं बात यहाँ पर। नाभिक अभिक्रियाएँ ये होती है वो नाभिक के कारण होती हैं, अर्थात उनके नाभिक में परिवर्तन होते हैं तब नाभिक अभिक्रियाएँ होती हैं। हम यहाँ पर अपने नाभिक अभिक्रिया की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में 10th में नाभिक अभिक्रियाओं का वर्णन नहीं है। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक कहाँ पर है? ऊष्मा के आधार पर, दिशा के आधार पर और अभिक्रियाओं में समानता या भिन्नता के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जुड़े हुए हैं। तो हम केवल अपने टॉपिक पर जाते हैं, वहीं से प्रारंभ करते हैं। देखिए, तो पहली बात हम करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को हम 3 भागों में बांटने वाले हैं। पहली बात क्या? एक तो रासायनिक अभिक्रिया की दिशा के आधार पर, नंबर 2 ऊष्मा के आधार पर और समानता या भिन्नता के आधार पर। हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं तो पहले हम बात करेंगे अभिक्रिया की दिशा के आधार पर। तो दिशा के आधार पर ये प्रकार होते हैं 2, और 2 कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान से देखेंगे। एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, होते इरिवर्सिबल, मतलब ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है और लगभग अपने अभिकारकों से उत्पाद बना करके संपन्न हो जाती है। मैं यदि इसका एग्जाम्पल लेता हूँ तो हमारे पास सिंपल एग्जाम्पल है C+O2 एरो CO2। ये अभिक्रिया केवल एक दिशा के लिए। और ये बात करता हूँ मैं दूसरे एग्जाम्पल इसकी, तो CaCO3 और मैं यदि गर्म कर दूँ इसको तो ये CaO+ CO2 में ये बन जाएगी। अब ये अभिक्रिया केवल एक दिशा को लेकर चल रही है।
अर्थात इसके अभिकारक पदार्थ से उत्पाद पदार्थ एक ही दिशा में बढ़ते हैं। ठीक, इन अभिक्रियाओं को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया की। रिवर्सिबल अभिक्रियाएं अर्थात रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो अगली बात करते हैं हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया की। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती हैं? ये अभिक्रियाएं दोनों दिशा में चलती हैं, अर्थात अग्र दिशा में भी और पश्चिम दिशा में भी। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन लेके चलती हैं। इस प्रकार के अभिक्रिया को बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे हमने हाइड्रोजन और आयोडीन की अभिक्रिया कराई, तो ये अग्र दिशा में तो बनता है आपका हाइड्रोजन आयोडाइड। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ H के 2 हैं, यहाँ सिंगल है, 2 गुणा कर लेंगे। यहाँ I के डबल हो गए, यहाँ डबल है। अब विपरीत दिशा में चलते हैं तो बनता है पुनः हाइड्रोजन और आयोडीन। तो ये अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक प्राप्त किए जा सकते हैं। एक इसमें एक एग्जाम्पल और जोड़ सकते हैं आप। बहुत फेमस एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो अमोनिया गैस बनती है। हैबर प्रोसेस में ये टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है, अगली कक्षाओं में पढ़ने को मिलेगा और आप यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। ये एग्जाम्पल कई बार आपसे मालूम किया जाता है। बनती है अमोनिया। तो मैं तो आपको थ्योरी बता चुका हूँ कि यहाँ पर एक आयतन, यहाँ 3 आयतन लेंगे, किंतु ये तो एक रटने वाली बात हुई। अब आप चाहें तो आप संतुलित कर सकते हैं। कैसे? हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 हैं, दोनों पक्ष में बराबर नहीं है। नाइट्रोजन सिंगल है, यहाँ पर डबल है। अगर मैं यहाँ पर डबल कर दूँ तो n के 2 हो जाएंगे, तो यहाँ n के पूरे हो गए। अब यहाँ देखेंगे अभिकारक पक्ष में हाइड्रोजन 2 है और उत्पाद पक्ष में हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गया। तो क्या उपाय कर सकते हैं? यहाँ पर 3 से गुणा कर लेंगे, तो आपके अभिकारक पक्ष के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद पक्ष के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है। इस प्रकार से समीकरण संतुलित भी हो गई। तो हैबर प्रोसेस क्या था? एक आयतन नाइट्रोजन, 3 आयतन हाइड्रोजन को जब लेकर के हम गर्म करते हैं ताप दाब की प्रक्रिया पर, तो क्या होता है? अमोनिया गैस बनती है। ठीक, तो ये आपका इस प्रकार की अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रिया होंगी। ये एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए PCl5 का। जब आप अब इसको करेंगे तो PCl3 और PCl2, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, ये क्लोरीन गैस बनी है। चलिए, अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर हम फिजिकल स्टेट इनकी लिख देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको, KClO3, ये इनसे अलग है, थोड़ा भिन्न करके हम इसको गर्म किया, KCl प्लस O2 बनता है, तो ये सॉलिड होता है, ये भी आपका सॉलिड होता है, ये गैस होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितने हैं? KCl बराबर है, यहाँ O के 3 है, यहाँ 2 हैं, यहाँ दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो एक तरफ 3 है, एक तरफ 2 है, तो हम इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 और ये 6। तो क्या करेंगे फिर हम? यहाँ पर 3 में 2 गुणा और यहाँ पर 2 गुणा करेंगे तो KCl यहाँ पर तो डबल हो गया, यहाँ सिंगल है, डबल हो जाएगा यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ पर O के 3 दूनी 6 हैं, यहाँ 2 हैं, 2 3 6। तो ये आपके फिजिकल स्टेट में भी लिखी समीकरण आपकी हो जाती है। चलिए, अब टॉपिक आता आपका ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाएं। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी ऊष्माक्षेपी, जिसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और एक होती है ऊष्मा शोषी, जिसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक।
रिएक्शंस। एक्सो माने बाहर निकलना, एंडो माने खर्च होना अर्थात अवशोषित होना। तो जिन अभिक्रियाओं में हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, ठीक, तो वह अभिक्रियाएं होने के लिए अर्थात पदार्थों से अभिकारक बनने के लिए उन्हें आवश्यक ऊष्मा चाहिए। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिन्हें अभिक्रिया प्रारंभ करने पर ऊष्मा ऑटोमेटिक बाहर निकलती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा ऑटोमेटिकली बाहर निकलना प्रारंभ हो जाती है वे होती है ऊष्माक्षेपी। और जिन अभिक्रियाओं को हमें ऊष्मा करने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है अपनी तरफ से, बहुत ही ऊष्माशोषी। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, C+O2 एरो CO2 प्लस ऊष्मा, अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन जब जलाए जाते हैं तो इसमें ऊष्मा ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद निकलती है और ये 93 किलो कैलोरी यहाँ पर ऊष्मा होती है, 93 किलो कैलोरी। अब ये बात करें, हम कहें कि यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन से बनने वाली अभिक्रिया के लिए तो क्या होगा, यहाँ पर 2HA बनता है, ये उत्क्रमण अभिक्रिया भी होती है। हम केवल अभी एक दिशा की बात कर रहे हैं केवल, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, ऊष्मा शोषी पढ़ना है। तो यहाँ पर ऊष्मा निकलती है यहाँ पर, तो ये ऊष्मा क्षेपी हुआ। यहाँ ऊष्मा खर्च होती है अर्थात हमें देनी पड़ती है, तो ऊष्मा यहाँ माइनस किया जाती है। हम चाहें तो इसको इस प्रकार लिख सकते थे, ऊष्मा इधर भी लिख सकते हैं, यह 12 किलो कैलोरी ऊष्मा हमें यहाँ पर देनी पड़ती तब अभिक्रिया प्रारंभ होती है। तो समानता या भिन्नता के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, हम यहाँ पर 5 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। नंबर 3 पर जो चल रहा टॉपिक ये, तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर योगात्मक अभिक्रियाओं की बात। फिर नंबर 2 पर हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रियाओं की बात। या यहाँ पर आप अपघटन अभिक्रियाएं भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर आपकी बात करेंगे आप विस्थापन अभिक्रियाओं की बात। फिर आप करेंगे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन। और 5वीं बात करेंगे आप ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाओं की बात। तो बच्चों, ऑक्सीकरण और अपचयन की बात करें तो हम पहले इनको अलग अलग पढ़ने वाले हैं, और जब इनको मिलाकर के बात करेंगे हम तो रेडॉक्स की बात करेंगे। रेडॉक्स अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ। इस टॉपिक को बहुत विस्तार से पढ़ना है क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत मोस्ट है और कई सारी घटनाएं आपके दैनिक जीवन में जुड़ी हुई हैं और ये सिलेबस से भी जुड़ी हुई हैं। चलिए अब टॉपिक करते हैं, नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं। ये नाम ही स्पष्ट है, योगात्मक अभिक्रियाओं में। हेलो स्टूडेंट्स, हम नंबर 3 पर प्रकार की बात कर रहे थे, तो समानता या भिन्नता के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे थे। तो हम ये अभिक्रियाएं हम 5 भागों में बांटने वाले हैं। योगात्मक अभिक्रियाएं, अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। पहले हम इन 4 अभिक्रियाओं तक की बात करते हैं पहले, और 5 जो प्रकार है वो आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है और कई प्रकार प्रश्न भी आता है, तो हम इसको
इसके बाद पढ़ेंगे, पहले इनको पढ़ लेते हैं। देखिए योगात्मक अभिक्रिया क्या होती हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है, योगात्मक, योग अर्थात ऐड, जोड़ना, संयोजन करना, मिलाना, ठीक। तो जहां पर अभिकारक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक यौगिक बनाते हैं, समझ में बात, जहां दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं तो वहां पर क्या होगी, योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे यहाँ देखो अभिकारक पदार्थ दो हैं, H2 और O2, जल बन गया। हाइड्रोजन और आयोडाइड मिले, आयोडीन मिले तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। पोटेशियम और आयोडीन मिले तो पोटेशियम आयोडाइड बन गया। ऐसे सल्फर ऑक्सीजन मिले तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो इनमें सब में क्या देख रहे हैं आप, सब में देख रहे हैं कि यहाँ पर दो या दो से अधिक यौगिक हैं, अभिकारक यौगिक, और रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आपके पास आया एक उत्पाद केवल। तो ये क्या है, सब ये योगात्मक अभिक्रियाएं हैं। तो बात करते हैं अपघटन अभिक्रियाएं या वियोजन अभिक्रियाएं। नाम से ही स्पष्ट होता, अपघटन टूटना, वियोजन टूटना। अब टूटने की प्रक्रिया भी हमारे पास हम तीन प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो ऊष्मा के आधार पर, विद्युत के आधार पर और प्रकाश के आधार पर। तो हम पहले परिभाषा सुन लेते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारिक पदार्थ अपने एक अवस्था से दो या दो से अधिक अवस्थाओं में वियोजित हो जाता है या टूट जाता है या अपघटित हो जाता है, ऐसे अभिक्रियाओं को हम बोलेंगे अपघटन अभिक्रियाएं या वियोजन अभिक्रियाएं। उसके टूटने के लिए प्रकार हमारे अलग अलग हो सकते हैं, चाहे ऊष्मा का हमने वियोजन कर रहे हैं अर्थात ऊष्मा के कारण उसका वियोजन हो रहा है, या फिर विद्युत के कारण उसका वियोजन करा जा रहा है, या फिर प्रकाश के कारण उनका अपघटन या वियोजन करा जा रहा है। तो बात करते हैं, पहली बात क्या है, ऊष्म वियोजन। ये ऊष्मा के कारण यदि वियोजन हो रहा है पदार्थ का, तो एक पदार्थ होगा, ऊष्मा दी जाएगी तो वह अपने दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा। तो क्या हो गया, ये वियोजन, ऊष्म वियोजन। विद्युत के द्वारा यदि ये घटना घटती है तो विद्युत अपघटन। जैसे जल को हम गर्म करते हैं, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जलीय अवस्था में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। ऐसे प्रकाश अपघटन की बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इसमें सिल्वर क्लोराइड जो सॉलिड अवस्था में होता है, जो सूर्य प्रकाश डाला जाता है तो क्या होता है, इस पर जो प्रक्रिया होने के पश्चात या क्रिया होने के पश्चात ये दो भागों में टूट जाता, सिल्वर में और कहीं में, क्लोरीन में। तो ये कौन प्रकार की हमारी अपघटन हुआ, प्रकाश अपघटन हुआ। अब बात करते हैं कहें कि विस्थापन। विस्थापन का नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, विस्थापित होना अर्थात अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाना। तो याद करना भी आसान है, बेविक्रियाएं। अब इसमें विस्थापन की बात करें तो एक हमें याद रखनी बात, क्या, ताकतवर और कमजोर, अर्थात अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील। एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। जनरली बात देखने मिलती है कि जो ताकतवर व्यक्ति होता है वह गरीब या कमजोर व्यक्ति के घर को आराम से तोड़ देता है, और गरीब या कमजोर व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती वह ताकतवर व्यक्ति के घर को तोड़ दे। ये जनरली एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा हमेशा ऐसा होता है। तो यहाँ पर बात चल रही है कि तत्वों की बात चल रही है। तो तत्व क्या होते हैं, यहाँ जो हाई रिएक्टिव हैं, अधिक क्रियाशील हैं, वे कम क्रियाशील के यौगिकों को वियोजित कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और अपने साथ उनके साल्ट को या उनके भाग को या आयनों को जोड़ करके अपने साथ क्रिया कर लेते हैं और ये अपना यौगिक बना देते हैं, और जिसके साथ जुड़ा हुआ था पहले उस यौगिक को मुक्त कर देते हैं। तो यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आयरन की हमने अभिक्रिया कराई कॉपर सल्फेट से, तो आयरन ने इस कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर दिया और क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर हो गया मुक्त। ऐसे ही आयरन का ऑक्साइड लिया हमने, जल से अभिक्रिया कराई, आयरन मुक्त हो गया और क्या, जल निष्कासित हो गया। तो यहाँ क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन विस्थापित हुआ, यहाँ ऑक्सीजन विस्थापित हुआ, यहाँ कॉपर सल्फेट में सल्फेट विस्थापित हुआ। तो एक आपको बात याद रखनी है, मैं आपको अलग से बता देता हूँ, का ना मांगे अल जंग फी आगे क्यों पेट आऊं। काना मांगे अल जंग
फी, काना मांगे अल जंग फी, आगे क्यों पेटाऊं। ये एक सीरीज हमारे पास इस प्रकार की है कि ये तत्वों की क्रियाशीलता का एक लघु क्रम है। इसमें जो ऊपर हैं वो अधिक क्रियाशील हैं, जो नीचे हैं वो कम क्रियाशील हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था आयरन का और कॉपर का। तो देखिए आयरन कहाँ पर, यहाँ पर ये रहा, कॉपर कहाँ पर, ये रहा। तो आप क्या कहेंगे, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मतलब आयरन ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से। तो फिर क्या हुआ, इस आयरन ने यहाँ से इसको हटा दिया कॉपर को, और कॉपर के सल्फेट के साथ क्रिया करके आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर मुक्त हो गया। तो ये सीरीज आपको याद रखनी है। इसकी मेरे पास 3 प्रकार की सीरीज मैंने बना रखी हैं। तो इसको और इम्प्रूव करके बढ़ा करके है वो अगले टॉपिक में मिलेगा, चैप्टर नंबर 3 में, धातु में। देखिए बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें आयनों की अदला बदली हो जाती है। अब आयनों की अदला बदली मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास अभिकारक पदार्थ हैं उसमें 2 जलीय अभिकारक पदार्थ ले लेंगे, एक्वस अवस्था में अभिक्रिया करेंगे तो आपस में टूटेंगे और टूट करके नए आयनों को परिवर्तित करके नए यौगिक बना करके तैयार हो जाएंगे। इस अभिक्रिया में एक पदार्थ का 100% अवक्षेप मिलता है, अर्थात एक पदार्थ परख नली में नीचे हमेशा बैठ जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं या डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रियाएं या उभय वियोजन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। जो पदार्थ नीचे बैठता है उसे अवक्षेपित पदार्थ कहते हैं, प्रेसिपिटेशन, पीपीटी से शॉर्टकट इसका ले देते हैं। और ये अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रियाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये टॉपिक कई बार मालूम किया गया बोर्ड में, ठीक है। इसको मैं अभी एक्सपेंड करके भी आपको बताता हूं। देखिए मैं इस एक्सरसाइज के टॉपिक को जोड़ रहा हूं। जैसे AgNO3 था हमारे पास एक्वस अवस्था में, तो ये Ag और NaNO3 में ये वियोजित हो जाएगा, ठीक। पहला पार्ट प्लस का, दूसरा पार्ट माइनस का। ये जो यौगिक होते हैं बने हुए हैं, ये आपस में आयनों के या इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनकर तैयार होते हैं। इन पर जितने आपस में संयोजकता होती है उस प्रकार से इनके चार्ज भी होते हैं। बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, NaCl की। तो ये भी टूट जाएगा ऐसे ही, Na कैटायन Cl anion। आपने कक्षा 9th में इनके वियोजन की घटना पढ़ी होगी। अब हम क्या करते हैं, ये जलीय अवस्था में थे तो जल में घुलते ही ये अपने विपरीत आयनों में टूट जाते हैं। ये भी टूटा विपरीत आयनों में, ये भी टूट गया। जो आपस में रिएक्शन होगी इनकी, तो AgNO3 एक्वस प्लस NaCl एक्वस जो रिएक्शन हो जाएगी, तो हमें ध्यान रखना है इसका आयन विपरीत आयन से जुड़ना है। इसका इससे नहीं जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा ये बन जाएगा, इससे जुड़ेगा ये बन जाएगा। तो क्या फायदा हुआ, रिएक्शन हो नहीं पाएगी। आयनों की अदला बदली होती है, अर्थात ये इस पर पहुंच जाएगा हमेशा अगेंस्ट चार्ज, विपरीत चार्ज जो आएगा, और ये पहुंच जाएगा इस पर। तो AgCl बन जाएगा और सोडियम नाइट्राइट बन जाएगा। ये आपका एक्वस अवस्था में आ गया। इस प्रकार से ये वियोजन अभिक्रिया आपकी पूरी हो जाती है आयनों में टूटने वाली। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है। इसी प्रकार से यहाँ पर आयनों की अदला बदली हुई है और इस प्रकार से आपके जो है यौगिकों की संख्या भी, आयनों की संख्या भी बदल गई है। तो यहाँ से सोडियम जो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जो हुई वो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप और सोडियम नाइट्राइट एक्वस अवस्था में प्राप्त हुआ। देखिए अब नंबर 5 की बात करते हैं, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। बच्चों पहले ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग पढ़ना चाहिए, और उसके बाद हम बात करें तो जब ऑक्सीकरण और अपचयन घटना पढ़ लेते हैं तो एक टॉपिक आता है रेडॉक्स, ठीक। तो रेडॉक्स इसके बाद में आएगा। चलिए देखते हैं। ऑक्सीकरण होता है, जैसे ऑक्सीकरण नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन ग्रहण करना, ठीक। तो क्या करते हैं हम, जिस अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जुड़ती है वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है, और जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण नहीं होता है अर्थात ऑक्सीजन निकलती है, निष्कासित होती है, वह होता है अपचयन, ठीक। तो सिंपल परिभाषा आपकी ये हो गई। परंतु इसके साथ साथ हम एक बात और याद करा सकते हैं
वो क्या कर सकते हैं याद बताइए कि इसके अलावा भी कुछ टॉपिक और होते हैं जुड़े हुए। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन निकल रहा है अभिक्रियाओं में तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं तो ऑक्सीकरण, यदि कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है तो भी क्या है, ऑक्सीकरण। अब चयन की बात करते हैं, ऑक्सीजन त्यागते हैं तो अपचयन, हाइड्रोजन योग करते हैं तो अपचयन, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो भी अपचयन, और यहाँ से जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है ठीक निकल रहा है अर्थात विस्थापित हो रहा है तो भी क्या होगा, अपचयन होगा। बात करते हैं इनके शॉर्टकट में, कहाँ से कि इनका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो एग्जाम देखते हैं, यहाँ हमारे पास कापर है, कापर हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई, ऑक्सीजन क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है ठीक, इससे जुड़ेगा तो कापर ऑक्साइड बनाएगा, तो क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीजन का योग हुआ, क्योंकि ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है ऑक्सीजन तो यहाँ जुड़ भी गया ठीक। चलिए अगली बात करते हैं, हाइड्रोजन निष्कासन की बात करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया हमने ब्रोमीन से कराई तो सल्फर बना और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया, तो क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित होकर के ब्रोमीन से साथ जुड़ गया, तो यह अभिक्रिया ऑक्सीजन अभिक्रिया है। ऐसी कापर में बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, कापर की वैलेंसी 2 होती है, जब अभिक्रिया कराएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से त्याग दिए जाएंगे तो कापर कैटायन बन जाएगा, डबल कैटायन, इलेक्ट्रॉन यहाँ छूट गए तो क्या बन गया, यहाँ पर ये ऑक्सीकरण होगी, यह अभिक्रिया भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। बात करते हैं कहें कि, तो ये हम बता चुके हैं यहाँ पर ऑक्सीजन वाली जोड़ने के लिए। सेम इसका उल्टा क्या है, अपचयन है। यहाँ पर ऑक्सीजन योग करके ऑक्सीजन बना था, हमने उत्पाद ले लिया जो बना था रिजल्ट ठीक, तो जो बना था रिजल्ट तो क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर कापर ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बन गया, कापर अभिक्रिया करने पर ऑक्सीजन मिल गया, यहाँ ऑक्सीजन छूट गई तो क्या हो गया, ये अपचयन, निकल गई ऑक्सीजन। यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया सल्फर से कराई तो हाइड्रोजन सल्फाइड और ब्रोमीन बन गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का योग हुआ सल्फर के साथ तो क्या हुआ, ये अपचयन हुआ। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण करे, कापर कैटायन को हमने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ग्रहण करे क्या बन गया, तो कापर बन गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या बन रहा है, अपचयन बन रहा है। ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हमने जल से हाइड्रोजन कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल बनता है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीजन को ग्रहण किया गया है ठीक, तो क्या है यहाँ पर, यहाँ बोलेंगे ऑक्सीकरण, जो हमारे पास धन विद्युत तत्व है यहाँ पर और ऋण विद्युत तत्व है, मिल करके क्या बना रहे हैं, यहाँ पर मिथिल हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं ठीक, मिथिल अल्कोहल, तो क्या है ये, यहाँ पर क्या अपचयन अभिक्रिया है। तो हमने ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा था, तो ऑक्सीकरण एवं अपचयन की बात करते हैं, हम दोनों मिला देते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन, पहले ऑक्सीकरण एवं अपचयन पढ़ा, हम दोनों मिला रहे हैं अब ऑक्सीकरण अपचयन। जब ऑक्सीकरण अपचयन होता है तो होता उन अभिक्रिया बोलते हैं रेडॉक्स, क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, और रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती हैं उनको हम लिखते हैं किस तरह से, REDOX अंग्रेजी में, तो ये REDUCT आयोन से बना है RE, और जो ऑक्स है वो ऑक्सीडेशन से लिया गया, ये होता है अपचयन, ये होता है ऑक्सीकरण, अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ का अपचयन होता है और दूसरे का ऑक्सीकरण होता है, जैसे बोल दीजिए एक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है, वे अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अर्थात कहलाते हैं ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था, कापर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर हमने क्या कराया था, कापर ऑक्साइड बनाया था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन से संयोग किया तो यहाँ ऑक्सीकरण हो गया ठीक, और यदि हम इसको गर्म कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, यहाँ पर कापर और ऑक्सीजन पृथक हो रही थी, तो क्या होता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन निकल रहा था यहाँ से, तो ये अपचयन हो गया था। अगर हम कोई ऐसी अभिक्रिया ले लें, कापर की हम अभिक्रिया H2 से करा दें और हमारे पास बन जाए कपर ऑक्साइड से अभिक्रिया करा दें तो Cu + H2 बन जाए
तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन छूट रहा है, ठीक, और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। हमने आपसे कहा था जहाँ ऑक्सीजन जुड़ता है वहाँ ऑक्सीकरण होता है, जहाँ ऑक्सीजन छूटता है वहाँ चयन होता है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर चयन हो गया पर, और यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अर्थात कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हुआ और हाइड्रोजन का जल में ऑक्सीकरण हुआ। इस प्रकार से आपका जो रेडॉक्स अभिक्रियाओं से संबंधित टॉपिक था ये पूरा हुआ। और हम बात करते हैं अगले टॉपिक की बात करते हैं हम यदि, तो टॉपिक हमारे पास आता है इन्हीं अभिक्रियाओं से संबंधित अपचयन से संबंधित हमारा टॉपिक आता है, वह टॉपिक आता है विकृत गंधिता, ठीक। और ऑक्सीकरण से संबंधित बात आती है, हमारे पास दैनिक जीवन में घटनाएं हैं, भोजन का पाचन है और लोहे का जंग लगना है, ये सब घटनाएं आपको एक पीडीएफ माध्यम के से आपको सेंड कर दी जाएगी। और जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं इन टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेंगे। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप दोबारा से संपर्क कर सकते हैं, अध्यापक से मालूम कर सकते हैं।